से देखो तो मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपकी कॉपी में लिखाया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैंने एक्वेस सॉल्यूशन नहीं बोला, तब भी उसे एक्वेस ही माना जाएगा। इतना तो सबको पता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो पानी में घोल के ही बनाते हैं, बिना पानी के घोल के हम सॉल्यूशन नहीं बनाते। कई बार डाउट आता है सर इसमें पानी है कि नहीं है, तो मान के चलना पानी तो है। एक बात। दूसरी बात, आज जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है कि रिएक्टिव है? अभी तक हम प्लेटिनम लेते थे और प्लेटिनम नहीं खेलता था, लेकिन आज कॉपर भी खेलेगा, वो कहेगा मेरा बल्ला है मैं भी खेलूंगा। अब होने क्या वाला है थोड़ा सुनिएगा। एक तरफ हमने लिखा कैथोड और एक तरफ हमने लिखा एनोड। आप बताओ यही हमेशा करते आए हैं? मुझे बताओ, कैटायन को चिपका दूं कैथोड पर, एनायन को चिपका दूं, शानदार, साथ में लिखते चलना। और साथ में पानी को भी खिलाना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि प्यारे बच्चों आज कॉपर है तो कॉपर को भी खिलाना पड़ेगा। अब ऐसा समझो ना यार कि जब मॉल्टेन था तो एक खिलाड़ी थे, जब एक्वेस ऑफ प्लेटिनम था तो दो दो खिलाड़ी थे, दो खिलाड़ी कैथोड पे, दो खिलाड़ी, और जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो तीन खिलाड़ी हो जाएंगे। नहीं समझे? मतलब केस ऐसा नहीं है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिएक्टिव बस इतना समझना है कि देखना है कि भैया जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो किसका एसआरपी ज्यादा, किसका एसओपी ज्यादा, वो देखना है। आओ समझाता हूं। सबसे पहले कैथोड को निपटा लेते हैं, राइट। एक तरफ कॉपर आयन है, एक तरफ पानी, एक तरफ कॉपर है। कैथोड पे रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन होता था, होता है, होता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों आज रिडक्शन कॉपर आयन का होगा कि कॉपर का होगा? बच्चे को पता है कि रिडक्शन मेटल का नहीं, मेटल आयन का होता है। हमने कॉपर से कहा तुम जाओ, क्यों आए? आया ना। अब कितने बचे? दो। अब देखना है इन दोनों में कौन जीतेगा। मेरे प्यारे बच्चों कॉपर और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? छापा पड़ा था बाद में, क्या कॉपर की पोजीशन राइट हैंड साइड में है? क्या उसका एसआरपी ज्यादा है? क्या इसी का रिडक्शन होगा? चलो इधर का खेल तो हो गया, अब चलते हैं इधर, आ जाओ। कैथोड पे क्या मिला? कॉपर। अब आते हैं एनोड पे, आ गए। सल्फेट और पानी में किसका एसओपी ज्यादा? पहले दो दो को निपटाओ ना। सल्फेट और पानी में, मतलब इन दोनों में तो यही जीतेगा, लेकिन खिलाड़ी एक और है। कौन है? कॉपर। अब मुझे कॉपर का एसओपी पता होना। सच में अगर नीट का सवाल होगा तो मुझे लगता है वैल्यू देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप में प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो वैल्यू तो देना चाहिए। लेकिन आज हमारे बच्चों को वैल्यू नहीं याद है, अब वो सवाल कैसे करें? ठीक, अगर आपको वैल्यू याद है, चलो मैं बता ही देता हूं वैल्यू पहले, और फिर वैल्यू नहीं याद तो क्या सोचा वही बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉपर है वो ईसीएस में हाइड्रोजन के नीचे होता है कि ऊपर? तो अगर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो कॉपर का जो एसआरपी है बताओ वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और कॉपर का एसआरपी होता है 0.34 वोल्ट। कितना होता है? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? तो मुझे एसओपी से मतलब एसआरपी से, और अगर एसआरपी 0.34 है तो मैं कह सकता हूं कि जो एसओपी है वो है -0.34। बोलो डन। क्या एक खिलाड़ी पानी है? क्या मुझे पानी का एसआरपी याद है? बोलो पानी का एसआरपी मैंने कल कितना बताया था? चलो मैं बता देता हूं, 0.83 वोल्ट। बोलो डन। तो क्या आप मुझे पानी का एसओपी बता दोगे? प्लस 0.83 वोल्ट। पानी का एसआरपी अलग है, पानी का एसओपी अलग है, और पानी का एसओपी है -1.23 वोल्ट। मान लो। अब मैंने वैल्यू बता दी, मान लो मैं नीट का एंटी हूं, मैंने वैल्यू बता दी। अब वैल्यू बताई तो बताओ किसका एसओपी ज्यादा है? अरे मान लो भाई, किसका एसओपी ज्यादा है? तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? खत्म। इन तीनों खिलाड़ी में कौन जीतेगा? कॉपर। ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का। और जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कॉपर आयन बनेगा? अब एक बच्चा ऐसा है जिसको वैल्यू नहीं याद, वो करे तो क्या करे? वो कैसे जाने कि साहब किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एक पानी है और एक मेटल है, एक पानी और एक, कुछ भी कर लो, मेटल तो मेटालिक नेचर का होगा ना, कि नाम मेटल है और स्वभाव में नॉन मेटालिक, कैसा थोड़ी होगा यार। अगर पानी ले लो और मेटल ले लो तो विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? मेटल। किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है? मेटल। कौन ऑक्सीडाइज होने को तत्पर है? मेटल। ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि मेटल इज मोर मेटालिक देन पानी। यार आप मेटल पीते हो क्या? बोलो ना यार। अगर आपको एसओपी नहीं याद था तो बताओ इन दोनों में, मेटल और पानी में, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? मेटल की यार। हाँ ठीक है, मैंने वैल्यू बता दिया तो वैल्यू आपके सामने है।
लेकिन अगर वैल्यू नहीं लिखी होती, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते थे कि मेटल इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। आज रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। सच में कॉपर आयन का, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कॉपर का। आज ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आज से कुछ समय पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, जो अब नहीं रहा सिलेबस में। उसमें आपको पढ़ाया जाता था प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। क्या पढ़ाते थे? एक पेन देना मुझे। इमेजिन करते हैं एक कैथोड, पूरी क्लास, एक कैथोड, सामने कैथोड वाला पेन, ठीक है, और एक ये क्या है? ये क्या है? कैथोड पर रिडक्शन हो रहा, एनोड पर रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाँ ठीक है, रिडक्शन कॉपर का हमने बोल दिया, लेकिन अंदर से पता है कॉपर का नहीं, कॉपर आयन का हुआ। पर थोड़ा होता है ना कि फ्लुएंसी में बोलना है, तो मैंने कॉपर बोल दिया। बोलो डन। किसका रिडक्शन हुआ? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? अब समझना, आपने धूल मिट्टी वाला कॉपर लिया। क्या लिया? वहां गैंग बोलते थे इम्प्योरिटी को, गैंग। आपने धूल मिट्टी वाला कॉपर लिया। किसका कॉपर लिया? और उसे एनोड बना दिया। क्या बना दिया? तो यहां से धूल मिट्टी आएगा कि कॉपर आएगा? एनोड से धूल मिट्टी आएगा, कॉपर आएगा। धूल का ऑक्सीडेशन होगा कि मिट्टी का? कॉपर का। तो ही धूल का ऑक्सीडेशन होगा कि मिट्टी का? कॉपर का। क्या यहां से कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा? तो एनोड से कॉपर, कॉपर +2 बन के आएगा, कैथोड की तरफ चला जाए और वहां रिड्यूस होके कॉपर बनता। धीरे धीरे जो कैथोड है वो प्योर कॉपर का बना होगा। तो कहा जाता था प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देते हैं, प्योर कॉपर को कैथोड बना। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिख लो पहले जल्दी से, वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं। वहां लिख देना मेटल इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। मेटल इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। स्वाभाविक सी बात है यार, तभी तो मेटल है, वरना उसका भी नाम हम रख देते मेटल इज हैविंग मोर टेंडेंसी। लेकिन पानी का अपना ही स्वभाव है ना? तभी तो हमने कहा था पानी रे पानी तेरा। मेटल इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। और पानी ने भी कहा जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। नहीं समझे? और ये रियलिटी है। पानी कभी एसिड निकला तो पानी कभी बेस निकला तो पानी कभी न्यूट्रल निकला। हर किसी ने पानी को अलग अलग नजर से देखा। फिलहाल आज यहां पे कौन ज्यादा मेटालिक है? कॉपर। किसका ऑक्सीडेशन होगा? बोलो आसान है लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, 5 सितारा, 5 स्टार लिखना। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, impure copper, during purification of copper, impure copper is made as anode and pure copper is made as cathode. Impure copper is made as anode and pure copper is made as cathode. जो नहीं समझ पाए बेटा, ऐसे impure copper anode, pure copper cathode. अरे हेलो, impure copper is made as anode and pure copper is made as, चलो याद रख पाओगे? बढ़ते हैं आगे, लिखिएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस। aqueous H2SO4 solution in the presence of platinum electrode। धीरे धीरे आपको खुद से इलेक्ट्रोलिसिस करना है। बच्चे से रटते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, खुद से बनाओ। वो कुछ भी नया पूछ दे तो भी आपको आंसर देना आना चाहिए। aqueous H2SO4 solution in the presence of platinum electrode। platinum reactive है कि इनर्ट? खिलाए कि ना खिलाए? स्टेप नंबर 1, एक तरफ कैथोड, एक तरफ कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो। साथ में लिख दो, साथ में लिख दो, पानी का रिडक्शन अलग है, H+ का रिडक्शन अलग है, पानी का ऑक्सीडेशन अलग है, हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन अलग है। पानी के रिडक्शन से भी हाइड्रोजन गैस बनती है, H+ के रिडक्शन से भी हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन दोनों अलग है। लेकिन दोनों अलग है। आज अगर H+ का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस बनेगा? हाइड्रोजन।
और पानी के रिडक्शन से भी हाइड्रोजन। लेकिन आपको पता है कि H+ और पानी में एसआरपी किसका ज्यादा है? लेकर ना मांगो, पानी पियो। उसके बाद है, लास्ट में था कि पहले था? तो बाद में H है कि बाद में पानी है? तो एसआरपी H का ज्यादा कि पानी का? तो रिडक्शन, क्या इसके रिडक्शन से हाइड्रोजन बनेगा? अब सुनते चलना ध्यान से। और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? सल्फेट और पानी में किसका एसओपी ज्यादा? पानी के ऑक्सीजन क्या बनेगा? नहीं समझे? अब जो कहने वाला हूं ध्यान सुनना। सोचो एक बर्तन है, उसमें H2SO4 भरो और इलेक्ट्रोड लगाओ, बैटरी लगाओ। इमेजिन करोगे ना, सवाल फटाफट बनेंगे। ठीक, अभी न्यूमेरिकल भी करने हैं, राइट? क्या लगाया? बैटरी लगाया, ऑन करो, स्विच ऑन किया। अब एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त हो रही है? O2। किससे प्राप्त हो रही है? तो धीरे धीरे पानी तो उड़ रहा है, क्या फिर से H2SO4 बनेगा? बोलो ना यार। तो किसी एग्जाम का सवाल था कि जब एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो जितना कंसंट्रेशन शुरू में था उतना ही कंसंट्रेशन रहता है कि कंसंट्रेशन बदलता है? अरे भैया, पानी धीरे धीरे उड़ रहा है, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है तो H2SO4 अरे बढ़ता भी तो जाएगा। यहां से जब H2SO4 बनेगा तो जितना पानी पहले था उतना थोड़ी है। थोड़ा फील करो ना, पानी क्या बन के उड़ रहा है? O2। तो पानी की मात्रा कम हो रही ना, फिर से H2SO4 बना कि नहीं बना? तो कंसंट्रेशन वही है कि बदल रही? अब बदल रही तो बढ़ रही कि घट रही? जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा H2SO4 का कंसंट्रेशन बदलता जाएगा, और कंसंट्रेशन बदलेगा तो प्रोडक्ट बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी आता हूं, फिलहाल लिखो इसको। लिख लिया? नीचे एक पॉइंट लिखना, एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड, एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड, concentration of H2SO4 increases. Concentration of H2SO4 increases. Concentration of H2SO4 increases. आओ देखते हैं अगला, लिखिएगा, dilute H2SO4 solution in the presence of platinum electrode. पहला सवाल। चौथा सवाल, पांचवा सवाल सेम है कि अंतर है? पहले में कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा कि नॉर्मल? और यहां पे डाइल्यूट मतलब कौन कम हुआ? अब जब मैं कह दूं डाइल्यूट मतलब कम, मतलब अच्छे से कम। सुनना मेरी बात। जब मैं कह दूं कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा, मतलब सर व्हाट डू मीन बाय अच्छे से ज्यादा, अच्छे से कम? बताता हूं। आज क्या बोला मैंने? मतलब कंसंट्रेशन कम की ज्यादा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बदलने से आरपी बदले, ओपी बदले। कल वाली क्लास में ऐसा मैंने पढ़ाया था, जहां तक मुझे याद है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आरपी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओपी, कंसंट्रेशन घटेगा तो आरपी घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो ओपी। बोलो डन। अब देखना क्या होने वाला है। सबसे पहले लिख दूं मैं कैथोड, फिर लिख दूं एनोड। कैटायन को चिपका दूं कैथोड पर, एनायन को चिपका दूं, साथ में लिख दूं, साथ में लिख दूं। बोलो मेरे भाई। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। मुझे बताओ आज H+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा है? किसका ज्यादा होता है? आज कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा? डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब H2SO4 कम है, तो कंसंट्रेशन तो आरपी वैसे तो ज्यादा होता, लेकिन आज कम हो जाए। अब ये मत कहना सर क्या पता इतना कम है कि उतना कम नहीं कि उससे ज्यादा है। नहीं बेटा, कम तो कम। बच्चा कहता है सर क्या पता इतना कम हो कि इससे कम ना हो। मैंने कहा ये कैसा कम हुआ? कम हो तो क्या पता इतना कम ना हो कि इससे कम ना हो, क्या पता इससे ज्यादा हो। नहीं बेटा, कम है तो अच्छे से कम है, ज्यादा है तो। अब ये जेई लेवल का सवाल हो जाएगा कि मैं आपको कंसंट्रेशन दूं, फिर आप उससे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, फिर कंपेयर करो। अरे नहीं सर -1.23 अभी इतना, अभी सर यही होगा। इस लेवल पे हम नहीं खेलते, राइट? अपना सिंपल सा फंडा है, कम तो ज्यादा तो। आओ समझते हैं। मुझे बताओ डाइल्यूट H2SO4 में क्या इसका कंसंट्रेशन कम, तो क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो क्या ये जीतने लगेगा? बोलो ना यार। और ये जीतेगा तो आज रिडक्शन किसका होगा? पानी का कि H+ का? और पानी के रिडक्शन से क्या बनेगा?
एक बच्चा कहीं दूर कोने में हंसने लगा। वो कहता है सर, क्या कहता है? सर फर्क क्या पड़ा? क्या बोला उसने? इसका हुआ तो भी H2 बना और सर इसका हुआ तो भी। मैं तो बिना जाने भी H2 ही बना देता। मैंने कहा बेटा, जब एग्जामिनर चाहता है आपको फंसाना तो फंसा लेता है, और कई बार वो सवाल में H+ नहीं D+ लिख के देता है। क्या लिख के देता है? ड्यूटेरियम का नाम सुना है ना बेटा? बोले ये क्या होता है? अब जिस बच्चे को फर्क नहीं पड़ता था वो तो कहीं से भी हाइड्रोजन बनाता था। अगर यहाँ पे वो D2O लिख देता तो मुझे लगता है यहाँ पे H2 नहीं, क्या बनता? D2। तो जिसे फर्क नहीं पड़ता था अब उसके आंसर में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कौन टूट रहा कौन टूट नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, रुको जरा, रिडक्शन किसका होगा? पानी का। इधर आते हैं, सल्फेट और पानी में किसका एसओपी ज्यादा, किसका कम? और आज कंसंट्रेशन भी है, आज कंसंट्रेशन भी है, वैसे भी एसओपी कम है तो कंसंट्रेशन भी कम है, तो ओपी और दूर दूर तक कहीं इसका ऑक्सीडेशन होने वाला। बोलो ऑक्सीडेशन किसका होगा? और पानी के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? बोलो डन। अपन तो एक नियम बना लेते हैं, अपन तो एक नियम बना, जब भी डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा। क्या बोला मैंने? जब भी डाइल्यूट H2SO4 पानी को तोड़ो, डाइल्यूट NaCl पानी को तोड़ो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड, पानी का ही रिडक्शन और पानी का ही। पानी के रिडक्शन से कौन सी गैस बनेगी? और पानी की ऑक्सीडेशन से, बोलो चलेगा? एक बात। दूसरी बात, किसी एग्जाम में सवाल आया, जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्या बोला उसने? तो क्या सच में H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होता है? सर ये क्या बात हुई सर? अरे इलेक्ट्रोलिसिस की कल मैंने परिभाषा बताई थी, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। आपने पानी में क्या मिलाया था? लेकिन आज इलेक्ट्रोलिसिस H2SO4 का हुआ है कि पानी का। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ओवर हियर, वाटर और H2SO4? वाटर। तो सवाल था कि जब डाइल्यूट एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस एसिड का होता है कि पानी का होता है? पानी। इज दिस क्लियर? नजरों को वहम होता है कि इसका करा रहे, अरे करा इसका रहे हो लेकिन होता तो इसका। इज दिस क्लियर? लिखो, पहले लिख लिया बेटा, नीचे बादल बना के लिख लो। जब डाइल्यूट बोला, लिखो बेटा, डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा। बच्चा परेशान, सर पानी को कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने का मतलब समझ गए ना बेटा? मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। नहीं समझे? डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार बना के। In reality, this is not electrolysis of H2SO4. In reality, this is not electrolysis of H2SO4. This is electrolysis of water. फिर एक सवाल आया, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पूछो अगला सवाल। मैंने लिया प्योर पानी, डिस्टिल्ड पानी। कैसा लिया? डिस्टिल्ड पानी, मतलब उसके अंदर कोई भी आयन। अब बताओ, क्या प्योर पानी का, डिस्टिल्ड पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है? अगर आयन नहीं है तो बिजली दौड़ेगी कैसे? बिजली दौड़ेगी नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला। अगर पानी को तोड़ना है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट तो मिलाना पड़ेगा, और जब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो टूटता इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, टूटता। नहीं समझे? शायद मैंने कल आपके क्लास में कहा था एक्सपेरिमेंट घर में भी किया जा सकता है। तो आप घर में हल्का सा नमक मिला, हल्का सा नमक मतलब डाइल्यूट NaCl। बोलो ना यार, ज्यादा मत मिलाना बेटा। कितना मिलाना? हल्का सा। और आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक तरफ O2 गैस आएगी और एक तरफ H2 गैस, क्योंकि डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा नहीं। समझे यार? समझ पा रहे हैं क्या? तो सर क्या ये कोरोना के टाइम पे लोगों को पता नहीं था, घर बैठे बैठे O2 बना लेते, सिलेंडर बिका करते थे। आप भी सर कुछ फैक्ट्री खोल लेते। आइए प्यारे बच्चों, डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा चलेगा। अच्छा, अभी हमने किसका किया? एक्वेस का। और यहां किसका किया? अब थोड़ा फील करना, डाइल्यूट SO4 है, करो इलेक्ट्रोलिसिस। हो रहा है क्या? क्या धीरे धीरे पानी उड़ रहा है? क्या धीरे धीरे कंसंट्रेशन बदलेगी?
क्या डाइल्यूट से नॉर्मल हो जाएगा? अब जो इलेक्ट्रोलिसिस पानी का हो रहा था, अब यहां से H2 बनेगा, लेकिन H2 अब किससे बनेगा? एसिड से। नहीं समझे? और कराओ, 1-2 घंटे तक इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहो। एक आध दिन बीत गया, क्या धीरे धीरे H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? क्या धीरे धीरे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता? जब भी कभी प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो लेते डाइल्यूट है, धीरे धीरे प्रोडक्ट बदलता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कंसंट्रेशन बदलता जाता है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कंसंट्रेटेड हो चुका है सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 solution in the presence of platinum electrode, concentrated H2SO4 solution in the presence of platinum electrode। आ जाओ, कितने बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं? स्टेप नंबर 1 सबको याद है? एक तरफ कैथोड, एक तरफ शानदार, कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो, साथ में लिख दो पानी। प्लेटिनम को खिलाए कि ना खिलाए? लेकिन अगर कॉपर होता तो खिलाना पड़ता। सर आओ साहब, अब बताओ H+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? अब रुक जाओ, नॉर्मल है कि डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड? इसका एसआरपी ज्यादा, मात्रा भी है ज्यादा, आरपी और ज्यादा, सबसे आगे इसी का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। चाहे डाइल्यूट लो, चाहे नॉर्मल लो, चाहे कंसंट्रेटेड लो, बनता हमेशा हाइड्रोजन है, बस अलग अलग से बनता है। कभी पानी से बनता है, कभी पानी से बनता है, तो कभी एसिड से बनता है, और कंसंट्रेटेड होने पर भी एसिड से बनता है। इज दिस क्लियर? इधर आओ जरा, अब सल्फेट और पानी में किसका एसओपी ज्यादा? पक्का? लेकिन आज सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम? इसका एसओपी तो कम था, लेकिन कंसंट्रेशन हो गई तो ओपी बढ़े। अच्छा, इतना बढ़ेगा कि इससे कम कि इससे ज्यादा? बढ़ेगा तो ढंग से बढ़ेगा, घटेगा तो ढंग से। ये नहीं कि सर क्या पता उतना ज्यादा कि उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है। नहीं, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। बोलो डन। किसका एसओपी ज्यादा होता है? पानी का। लेकिन आज कौन जीतेगा? सल्फेट। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? सल्फेट का। लेकिन सर सल्फेट के सल्फर पे तो +6 है, सल्फेट के सल्फर पे तो, अब इसे कहां और लेके जाओगे? सल्फेट के सल्फर पे तो, सल्फेट के सल्फर पे तो ऑक्सीडेशन इसका होगा, इसका। लेकिन सल्फर के सल्फर पे कितना चार्ज है, तो कहां से ऑक्सीडेशन कराओगे? अरे सर सल्फर बस एक अकेला थोड़ी है, बगल में ऑक्सीजन भी तो है। रोको साहब, एक होता ऑक्साइड, एक होता पर ऑक्साइड, एक होता ऑक्साइड से परऑक्साइड, चार्ज का बढ़ना कि चार्ज का घटना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ऑक्साइड परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन है, जब परऑक्साइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है रिडक्शन। हाँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, मगर भूल मत जाना ऑक्सीजन भी एक खिलाड़ी है। अरे बोलो ना यार। और जब सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एक बड़ा प्यारा कंपाउंड जिसका नाम है H2OH2-। आप सबसे पूछता हूं, बताओ इसमें परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है? अब तो आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया होगा। और अपना तो वो अंदाज था ही रेडॉक्स का, अगर कभी रेंज के बाहर जाए जरूर कोई झोल, उससे भी निकालोगे तो परऑक्सी लिंकेज आएगा। और परऑक्सी लिंकेज है मतलब ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं, किसका हुआ? ऑक्सीजन का। इज दिस क्लियर? सर नहीं समझ में आया? बेटा रट लो, ये बनता है। हाँ सर ये ठीक है, लिख लो H2OH2-। आसान है। चलिए सरल भाषा में, डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा। आज कंसंट्रेटेड में ऑक्सीडेशन सल्फेट का हुआ, और आप याद कर लीजिए कि सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा H2OH2-। अगर कभी कोई पूछ दे कि सल्फेट के सल्फर में तो +6 ऑक्सीडेशन कहां हो रहा, तो ब्लैंक मत हो जाना, पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं ऑक्सीजन का। तो सर कैसे हुआ? अरे परऑक्सी लिंकेज है उसमें, है ना बेटा? ठीक है बेटा, लिखो कितने केस हो गए? 4। लिखिएगा नेक्स्ट, बढ़ूं आगे, लिखिएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अभी आप बताओगे मुझे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। क्या आपको तुरंत आंसर याद हो गया? वो सब लिखने की आवश्यकता? क्या बात है, डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा। कैथोड पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस? ऑक्सीजन। वेरी गुड, लिख लीजिए। पूरा लिख के बताऊं क्या इसमें? मुझे लगता है डाइल्यूट तो आपको याद ही हो गए।
और अक्सर सवाल डाइल्यूट के मिलते हैं, खटाखट एक तरफ H2 एक तरफ O2, आसान है। आओ चलते हैं नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बढ़ूं आगे, लिखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution in the presence of Hg, मर्क्यूरी रिएक्टिव है कि इनर्ट? रिएक्टिव है, इनर्ट रिएक्शन कर सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ Hg एज कैथोड, Hg एज एंड ग्रेफाइट एज एनोड, ग्रेफाइट एज एनोड। रुको भाई, ग्रेफाइट को इनर्ट मानना है कि रिएक्टिव? शानदार। Hg को इनर्ट की रिएक्टिव? मतलब खिलाना किसे है, Hg को ही ग्रेफाइट को? आओ अपन तो अपना रूल लगाते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ, कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो, साथ में लिख दो, साथ में लिख दो। अब देखते हैं Hg को कहां लिखूं, कैथोड की तरफ एनोड तरफ? सीखो ना बेटा यार, सीख जाओगे तो क्लास के क्लास में याद हो जाएगा। बस एक काम करना है, मन लगाना है, इन्वॉल्व होना है, हाँ या ना? आओ साहब, Hg इधर लिखूं उधर लिखूं? जवाब देते रहो, मैं बिल्कुल कन्वर्सेशन में चलता हूं भाई। इधर लिख दूं, हाँ या ना? ठीक है। उधर ग्रेफाइट लिखूं? ऐसा ही लग रहा है, उधर 2 खिलाड़ी इधर 3 है, तो पहले उनका निर्णय कर ले, इनका पहले 2 वालों कर ले बेटा, छोटा यार आप भी। हाँ इधर आओ, Cl माइनस और पानी में किसका ऑक्सीडेशन होगा? SOP किसका ज्यादा होता है? लेकिन फिर भी कौन प्राप्त होगा? रीजन याद है सर? इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी, इसका ओवर वोल्टेज ज्यादा है, इसका ओवर वोल्टेज कम एफर्ट में निकल जाता है। ये कहता मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, हाँ या ना? ठीक है साहब, एनोड में कोई दिक्कत, कौन सी गैस प्राप्त होगी? वेरी टैलेंटेड बच्चे। अब इधर आ जाओ जरा, Na प्लस पानी और Hg में रिडक्शन इसका होगा कि नहीं होगा? Hg मेटल होता है कि नॉन मेटल? पक्का रिडक्शन मेटल का होगा कि नॉन मेटल का? अच्छा मेटल आयन का। आपने सुना ही नहीं सवाल, नॉन मेटल बोल रहा था, आप मेटल आयन रटे तो वही बोलना है ना। रिडक्शन मेटल का होगा कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल का ना। रिडक्शन मेटल का होगा मेटल आयन का? ये मेटल है कि मेटल आयन है? तो इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? डन। इसे मैं आउट कर दूं? अब कितने खिलाड़ी बचे? बोलो ना यार। अब Na प्लस और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा है? पक्का ना? रिडक्शन किसका होना चाहिए? पानी से क्या बनना चाहिए? पक्का? तो कैथोड पे क्या मिल रहा है और एनोड पे? ऐसा नहीं होता। ऐसा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मान लो आपका नीट का पेपर कब है? मई में है। मान लो दिसंबर में आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल जाए और बोले पैसा भी नहीं देना 1 रुपया, आप क्या करोगे? बस अगर राह चलते चलते कोई बड़ा मकसद मिल जाए तो जिस मंजिल के लिए चल रहे थे मंजिलें बदल जाती है। भाई आपने अभी किसका सपना देखा है नीट का, लेकिन दिसंबर में ये क्या लगे हो नीट वीट में, इतना स्ट्रगल इतना मेहनत, ये ऑफर लेटर लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1 रुपया नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलोगे पेपर ओपर नहीं देना, हाँ या ना? अब मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा, आज कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। आज सुनिएगा प्लीज, आज यहाँ पे एक खिलाड़ी कौन है? Na प्लस कौन है? और एक खिलाड़ी है पानी, कौन है? किसका एसआरपी ज्यादा है? तो किसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? पानी का। कौन रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है? पानी। तो नो डाउट पानी H तो बनाएगा सबसे पहले, पानी H तो बनाएगा, लेकिन जितनी देर में H बनेगा उतनी देर में Na प्लस Na नहीं बनेगा। बोलो ना यार। अब मान लो H2O से H बन गया, हेलो, लेकिन H बनने का खेल है कि H2 बनने का, और गैस बनाने के लिए हमें ओवर वोल्टेज देना, अपने आप तो होने वाला नहीं, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, हाँ या ना? क्या ओवर वोल्टेज दोगे तब H2 गैस बनेगा? अब समस्या क्या है कि जितनी देर में H2 गैस बनता उतनी देर में Na प्लस से ये H बना, उससे थोड़ा देर में Na बना, लेकिन जितनी देर में H2 गैस बनता Na की मुलाकात होगी, अरे बगल में तो मर्क्यूरी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, नहीं समझे? वहां पे बनने लगा एमेलगम। क्या बनने लगा? रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने ऐसा पढ़ाया था, एमेलगम में सोडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है,
और स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल होना चाहते हैं। चार्ज होना कभी किसी की स्टेबिलिटी नहीं होता, न्यूट्रल होना स्टेबिलिटी होता है। अरे मजबूरी में Na+ बनता है भाई, सही कह रहा हूं ना, मजबूरी में Na+ बनता है, कभी Na+ बनना थोड़ी चाहता था, नहीं समझे। आज उसको क्या मौका लगा कि मैं Na बना और Na बनते ही मुझे ना इलेक्ट्रॉन देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है, बगल में बनने लगा एमेलगम। बोलो हाँ या ना। एमेलगम का बनना फेवरेबल होगा कि नहीं होगा? जितनी देर में H2 गैस निकालने के लिए मेहनत करते हो और 3 महीने है पढ़ो और ये सिलेबस खत्म करो और 6000 सवाल लगाओ, उतने में तो ऑक्सफोर्ड का ऑफर लेटर मिल गया। कौन नहीं जाना चाहेगा, हाँ या ना? तो मिलना क्या था, हाइड्रोजन, लेकिन इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा कि उस मिनिमम एफर्ट में बन गया एमेलगम, जो कि बनना बहुत फेवरेबल था, जिसका बनना स्टेबल था। इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, एमेलगम। क्या बनता है, समझ में आया? ठीक, वरना एक एक्सेप्शनल केस है, हट लो, ये बढ़िया है सर, यहां बनेगा NaHg। क्या बनेगा, NaHg। नीचे लिखना स्टार बना के, जैसे बोलू वैसे लिखना, ठीक है। तो आज रिडक्शन Na का होगा और यहाँ पे फॉर्म होगा Na। तो सर अगर कॉपर होता क्या तब भी ये होता? अरे कॉपर में कौन सा एमेलगम बनता है, नहीं समझे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिला तब ना, आपके शहर की यूनिवर्सिटी का मिला होता तब शायद। आप वो कॉलेज देख के तो हमने मेडिकल की तैयारी शुरू करी थी, यहाँ नहीं जाएंगे, गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कॉलेज तो होगा ना यार, उनको देख के अपने घर के जो पास होता है उससे नफरत होती है, नहीं इसमें तो नहीं जाएंगे। अच्छा बेटा, उसका ऑफर थोड़ी वहां जाते आप, है ना। तो कॉपर में कौन सा एमेलगम बन रहा था, लिखो नीचे लिखना स्टार बना के, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमेलगम, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमेलगम। अब ये नहीं बताऊंगा एमेलगम का बनना क्यों फेवरेबल है, क्योंकि उसमें चार्ज कितना है, 0। ऑलरेडी रेडॉक्स में लिखा है अगर आप देखोगे तो, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमेलगम, दिस इज मोर फेवरेबल, this is more favorable, this is more favorable, and hence NaHg will form, Na नहीं बन रहा, NaHg बन रहा, and hence NaHg will form in preference to, in preference to, in preference to H2 gas, in preference to H2 gas। बोलो डन। हमने अभी तक क्या सीखा, आ जाओ हम लोग चैप्टर के किस हिस्से में चल रहे हैं, तीसरा। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक। फटाफट चीज जवाब, इलेक्ट्रोलिटिक। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो, कितने हिस्से, नंबर 1, हिंदी में बोल दो, क्या क्या बना। नंबर 2, क्या क्या बना, सबको क्लियर है। एक तरफ कैथोड, एक तरफ मोल्टन है तो एक खिलाड़ी, एक्वस है तो 2 खिलाड़ी, रिएक्टिव है तो 3 खिलाड़ी। देखो किसका एसआरपी ज्यादा, किसका एसओपी ज्यादा, खट से बना दो प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन बदलेगा, एसआरपी एसओपी घटेगा, उससे देख लेना। एक एक्सेप्शनल केस एचजी का है, दिमाग में रख लेना। बोलो डन। क्या सवाल आगे बढ़ाएं, कॉपी में डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव यानी कितना, कितना बना। अब मैं अगले कुछ ही मिनट में आपको इस काबिल बना दूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसे मान लो मैंने डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो एक तरफ मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एक तरफ। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कितना हाइड्रोजन गैस मिलेगा और कितना, वो कैसे, उसके पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और मुझे आप सबका पूरा कॉमन सेंस चाहिए। आ जाओ आगे, हम क्या सीखने वाले, उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रल? जवाब देते रहना बेटा, बिना मन के पढ़ोगे ना। मेरी बात सुनो, उन बच्चों से कह रहा हूं जो थके होंगे, उन बच्चों से कह रहा हूं जिनका मन नहीं लग रहा होगा, जी मिचला रहा होगा,
उन बच्चों से कह रहा हूं भाई साहब मन लगा लो, मजा आएगा सवाल करने में, हाँ या ना। पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए, लेकिन पढ़िए यार, ऐसे नहीं। हाँ आओ, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, और बिल्कुल एक एक पॉइंट जोड़ते चलूंगा, सीखो तो सही। इलेक्ट्रॉन चार्ज, अब बस बेटा सांस ही मत लेते रहो। हाँ, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रल? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको याद है। अगर मैं लूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना लूंगा? तो क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होगा? क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होगा? क्या वही 96500 कूलॉम होगा? लिखते चलो, बेसिक पॉइंट नंबर 1 लिखो, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलॉम। एक कूलॉम नहीं बोला, 96500 कूलॉम बोला। 1 फैराडे 96500 कूलॉम। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लूं, अगर 9650 कूलॉम है तो कितने फैराडे? अरे हाँ सर, ये तो बढ़िया है। अच्छा, अगर 965 कूलॉम है तो ये भी याद होना चाहिए। लिख लो भाई, 1 फैराडे 96500 कूलॉम, 0.1 फैराडे, हाँ बेटा हाँ, 0.1 फैराडे 9650 कूलॉम, 0.01 फैराडे 965। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्यारे बच्चों, क्या आप सबने रेडॉक्स पढ़ा है? क्या आप सबने ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा है? क्या ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले पढ़े हैं? वेट वाला याद है? अब मैं यहां नहीं सिखाऊंगा, ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है। लिख देता हूं मैं, वेट अपॉन, क्या बात है, मोल वाला, नॉर्मेलिटी वाला, मोलैरिटी वाला, नहीं याद है सबको, वॉल्यूम वाला। वेरी गुड, लिखो नेक्स्ट बेसिक पॉइंट, मैं जो सिखाने वाला हूं उसके लिए याद होना चाहिए। सर आप ये बराबर 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 क्यों करते हो? क्योंकि ये सब आपस में ग्राम इक्विवेलेंट ही हैं। न्यूमेरिकली ऐसे सोचो, वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वेट देगा, अच्छा वेट पूछेगा तो क्या करेंगे? तब भी वेट वाले फॉर्म लगाओगे ना। सर आप हमेशा कहते थे वेट देगा तो वेट वाला लगाना, पूछेगा तो आपने बताया नहीं। यार इतना तो कॉमन से लगाओ भाई, देगा या पूछेगा तो यही लगाना है, मोल में भी ये चलेगा, हाँ या ना? ठीक है साहब, एक बात, अगली बात बढ़ू आगे। अब इस पूरी कहानी में एक है इक्विवेलेंट वेट और एक है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। मुझे लगता है अपनी बात इस पे भी हो रखी है, चेक कर लेता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट, बेसिक पॉइंट नंबर 3। कितनों को फॉर्मूला याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, कितनों का इनफैक्टर निकालना आता है? अब रेडॉक्स में तो हमने 3-4 केस देखे, लेकिन केस नंबर 1 याद है? जिसका पूछा उसको देखो, उसका है, ठीक है। अच्छा, एन फैक्टर निकाल लोगे तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी याद है? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा आपको 3 गैसेस के बारे में बताया था, एक था O2, एक था H2 और एक था, क्या कोई मुझे O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बता देगा? यार सब याद है क्या? बस बस, ऑनलाइन वाले भी बता रहे हैं आज तो। अनिक वेरी गुड, बात ऐसे करते रहोगे, इससे नींद नहीं आती। लिखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अच्छा, 3 गैस का अपने को रटा होना चाहिए। अब मजे की बात क्या है ना, जितने भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो उसमें 3 ही गैस बनती है, या तो O2 या तो Cl2 या तो H2। हाँ यार सर, चौथी तो कुछ बनी नहीं। अरे यस और नो। और O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना है? 5.6। Cl2 का कितना है? 11.2। और H2 का? बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं, मुझे आपके कॉमन सेंस की आवश्यकता है आप सबके अंदर कॉमन सेंस? आओ आओ प्यारे बच्चों, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, आ जाओ आगे। समझो, मैंने आपके सामने लिखा, ऐसा समझते हैं हमने एक बर्तन लिया, क्या लिया, और उसमें कॉपर सल्फेट भर दिया। मैं डायग्राम बना भी सकता था, लेकिन मुझे आपकी इमेजिनेशन की आवश्यकता थी। इमेजिन करो, कॉपर सल्फेट भर दिया, अब एक होगा कैथोड, एक होगा, अच्छा कैथोड की तरफ कॉपर आयन जाएगा, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन, कैटायन जाएगा कैथोड तरफ। अच्छा, उसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने इलेक्ट्रोड लिया, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, और अंदर मैंने कॉपर सल्फेट भर दिया, बोलो भाई। अच्छा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब आप तो मोल्टेन ले लो, और मोल्टेन ले लो आप PbCl2 लो, और बताओ, ठीक है मोल्टेन है ये, कैसा है? तो एक ही खिलाड़ी है कि पानी भी है? मोल्टेन है तो पानी कहां से? आपने पानी को भी पिघला दिया क्या? अच्छा ठीक है बेटा, है ना, PbCl2 मोल्टेन बोला ना मैंने,
अच्छा, ये कैथोड है और ये बिना बैटरी के कहां से कैथोड एनोड हो गया भाई? हाँ यार सर, अब बताओ कौन है कैथोड कौन है एनोड? ठीक, ये है कैथोड ये है। अच्छा, इसकी तरफ कौन जाएगा? अरे स्विच ऑन करोगे तब ना जाएगा। आपने स्विच ऑन किया, 1 मिनट, जब स्विच ऑन करोगे तो क्या इसके तरफ Pb+2 जाएगा? बोलो ना। अच्छा, स्विच ऑन किया और Pb+2 चला गया तो Pb+2 वहां से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या लेगा? अच्छा, अब आपने स्विच बंद कर दिया, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब तक यहाँ Pb मिलता, तब तक यहाँ Cl2 मिलता। अब इसको कुछ ऐसे कह रहा हूं, समझना। इमेजिन करते हैं, हाँ मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया कॉपर, क्या लिया? अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, इसको लिखना नहीं है प्लीज, है ना, समझा रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा कॉपर+2, क्या लिखा? कॉपर+2 की रिडक्शन से क्या बनेगा? कॉपर। तो कॉपर+2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेटा आप भी पढ़ो, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे लिखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, एक कॉपर पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 कॉपर के लिए, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, ये बहुत लोकल भाषा है, कॉपर पाने के लिए, ऐसा थोड़ी हो रहा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, टू डिपॉजिट कॉपर हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अब ठीक है भाई, ऐसे ही बोल दो चलेगा, हाँ या ना? एक कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 कॉपर के लिए, बहुत टैलेंटेड है। अब मोल में बातें करते हैं, 2-4 का तो कोई गिनती नहीं केमिस्ट्री में, है ना? 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो, कंफर्म? कंफर्म। ऐसे भी तो कह सकता हूं 2 फेराडे जाएगा तो 1 मोल कॉपर आएगा। लेकिन अब बैटरी भी अपनी, बटन भी अपना, कंट्रोल भी हमारा, नहीं लाइट तो बेटा है ना। अब आपने क्या किया, बटन ऑन किया लेकिन उससे पास किया केवल 1 फेराडे। कितना पास किया? 2 फेराडे नहीं पास किया, कितना पास किया? जब यहां से 1 फेराडे जाएगा, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, 2 मोल में 1 मोल है तो 1 मोल में कितना? मैं लिख देता हूं, कॉपर+2 आधा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बनेगा हाफ मोल। बोलो डन। 1 मिनट, एक केस और ले लेता हूं फिर समझाता हूं। Al3+ से बना Al, Al3+ से बना, बोलो डन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? इसके 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे? 3 मोल या 3 फेराडे, राइट? चलेगा? सोचो अगर 1 फेराडे जाता, सोचो अगर, तो कितना मोल आता? डन। अब बताना, इसके 1 फेराडे में कितने मोल थे? आधे। और अगर मुझे मोल पता तो क्या मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल इंटू मोल कितना? हाफ। एन फैक्टर कितना? एन फैक्टर कितना? कितना ग्राम इक्विवेलेंट? अब इधर आओ, अगर इसके 3 मोल इलेक्ट्रॉन गए, मतलब 3 फेराडे गए, तो कितना मोल आएगा? 1। लेकिन अगर 1 फेराडे गया, 1/3 मोल आएगा। क्या 1/3 मोल का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? 1/3 to 3 बराबर 1 आएगा। किसी का 1 मोल पाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुनना, किसी का 1 मोल ऐसा कोई नियम, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट पाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये नियम है। 1 फेराडे जाएगा, क्या बोला मैंने? थोड़ा डायग्राम बना बता रहा हूं, सुनना। 1 फेराडे सर्किट में, ठीक है? 1 फेराडे, ये अपना कैथोड है मान लो भाई, ये अपना एनोड है मान लो भाई। 1 फेराडे जो भी सब्सटेंस हो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी मैं कहना चाहता हूं 1 फेराडे इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो चलेगा? तो 2 फेराडे बराबर, क्या बात है, बता दिया आपने। 3 फेराडे, बहुत टैलेंटेड आप लोग हैं। एन फेराडे, क्या बात कर रहे हो, बता दिया? नहीं बताया। 1 फेराडे, 2 फेराडे, 3 फेराडे, मतलब जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट फेराडे। फेराडे से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से फेराडे से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से वेट से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से। अरे फेराडे ना भाई, फेराडे से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से वेट से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से। जितने फेराडे उतने, पक्का? जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने मोल से ग्राम इक्विवेलेंट से, फेराडे से ग्राम इक्विवेलेंट से। कुछ समझे? नहीं समझे? अभी समझाता हूं। 1 फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने? एन फेराडे। अब अपने को फील तो ग्राम इक्विवेलेंट से आता ही नहीं, मोल से आता है। अच्छा अच्छा। अब अच्छा मैं कहूं 1 फेराडे चार्ज गया, 1 फेराडे
तो कॉपर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट आया। आपको कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं। अगर मैं आपसे कहता 1 फैराडे गया, कॉपर का 30 ग्राम आया, अब दिखाई दिया? हाँ सर 30 ग्राम दिखता है, हमें भारी भारी हाथ लगता है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट समझना, अपने को जो फील आता है वो वेट और वॉल्यूम का आता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फील कहाँ आता है? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को कन्वर्ट कर लेता हूँ वेट और वॉल्यूम में, वेट और, बस इसको सुनना फिर लिखेंगे, बेटा फील करना, बेटा फील आने वाला है। हाँ सुनिएगा, मैं कह दूं 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने? क्या अपने को ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है? इधर लिख रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट का वेट वाला फॉर्मूला बोलो, वेट अपॉन, अच्छा ठीक है सर, वेट अपॉन, अब सुना ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट कर दो 1, तो 1 बराबर वेट अपॉन, यानी मैं कह दूं वेट बराबर, अच्छा 1 फैराडे जाएगा, सुनो सुनो, 1 फैराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी जो भी वेट वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर, नहीं समझे? और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपने को याद है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं समझिएगा, 1 फैराडे लिख देता हूं, 1 फैराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो जो भी वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, लेकिन कभी कभी गैस भी तो उड़ के आएगी, हमेशा डिपॉजिट ही होता है क्या? गैसेस भी तो आती हैं, अगर होती कोई गैस, अगर होती कोई, तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मुझे वॉल्यूम वाला याद है? क्या इसकी वैल्यू 1 कह दूं चलेगा? वॉल्यूम अपॉन ई वॉल्यूम कह दूं चलेगा? क्या वॉल्यूम अब बराबर ई वॉल्यूम आएगा? कहने का मतलब है जब 1 फैराडे आएगा कि जाएगा? अच्छा आधे कह रहे हमारी तरफ आ रहा, मैं कह रहा हूं हम भेज रहे भाई साहब, 1 फैराडे बैटरी भेज रहा है ना यार, 1 फैराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो भी गैस उड़ के उसका जो वॉल्यूम वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर। आप समझे नहीं अभी, समझा दूं क्या? मैं ये सिखाना चाहता हूं, लेट्स इमेजिन हमने लिया बर्तन, क्या लिया? इसमें हमने भर दिया डाइल्यूट H2SO4, क्या भर दिया? डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा, अच्छा बताओ इसमें कैथोड कौन है? अरे बैटरी तो लगाने दो पहले, हाँ मतलब बैटरी घुमा दूं तो ठीक, 1 मिनट, बस 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 इधर आओ, क्या ये कैथोड है? क्या ये एनोड है? अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, ठीक है? 1 फैराडे जाएगा तो जो भी वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर, और 3 गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम मुझे याद है, ऑक्सीजन का, बेटा पढ़ना, हाइड्रोजन का 11.2, क्लोरीन का, डन। यहां से गया 1 फैराडे, यहां से गया, अच्छा सर्किट तो ये कंप्लीट होती है, अंदर आयंस भी फ्लो होते हैं, उससे पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। 1 फैराडे जाएगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर यहाँ 1 है तो वहां पे भी, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना, याद आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, याद आया? कितना फैराडे आया तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहां पे भी कितना, कौन सा सब्सटेंस है? कैथोड पे कौन सी गैस? डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा, यहाँ पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सी गैस? ऑक्सीजन का 5.6 लीटर आएगा, हाइड्रोजन का 11.2 लीटर आएगा। नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? आधे कह रहे था क्या, चला क्या ये, पहले लिखवा, सुबह से शांत बैठे रहते हो क्या? मुझे लगा ऐसा, बस नहीं, लिखो पहले, आपको केवल ये 4 पॉइंट लिखने हैं, चित्र नहीं बनाएंगे अभी चित्र नहीं बनाना, पहले वो पॉइंट लिखो, वो 4 मैंने बना दिया बॉक्स। तो कंसेप्ट ये है कि जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही फैराडे। अपन इस पूरी कहानी को ना केवल एक ही कंसेप्ट चलाएंगे, कंसेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट का।
और आपने अगर ग्रामिकुलन के फॉर्मूले याद कर लिए तो फटाफट सवाल बनेंगे, सॉरी खटाखट सवाल बनेंगे। बस बस। अनिक आया बेटा समझ में? अनिक देख लो, लिख लिया सबने? द कंसेप्ट इज, एक फैराडे से जो भी, अब इसको पहले सेट करो, एक फैराडे से जो भी वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आएगा, और एक फैराडे से जो भी वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है साहब, लिख लिया क्या? आइए इस पूरी कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं। बढ़ूं आगे, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जो चला गया वो चला गया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, बस बस शांति से पढ़े थोड़ा सा, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे चार्ज इज पास्ड। अभी मैंने आपको कोई लॉ नहीं पढ़ाया, राइट, कोई नियम नहीं बताया, लेकिन तब भी आप ग्राम इक्विवेलेंट सवाल कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। 2 फैराडे चार्ज इज पास्ड, then calculate volume of gases, volume of gases obtained at कैथोड एंड एनोड। तो आपको बताना है कि कैथोड और एनोड पर जो भी गैसेस हमें प्राप्त हुई हैं उनका कितना कितना वॉल्यूम प्राप्त हुआ है। क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया? सिंपल सा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया है कि सर 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे 2 ग्राम। सोचो सोचो कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पूरी क्लास से बन गया? अब सुनना, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे इसी कॉम्प्लेक्स करूंगा, ठीक है? इसी फील को हम कॉम्प्लेक्स करते चलेंगे। अभी आपने सीखना शुरू किया है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, हाँ या ना? अब अंदर डाइल्यूट H2SO4 है कि नहीं है? है साहब। कैथोड पे कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन, बुलबुले बना देता हूं, ठीक है? यहाँ पे कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन, यहाँ पे भी बुलबुले बना दूं। अब बताओ यहां से कितना फैराडे चार्ज आया है? 2। बेटा ये मत कहना कि सर्किट कंप्लीट से तार जुड़ा नहीं है, बेटा जुड़ा है मान लेना, ठीक है? यहाँ पे कितना चार्ज आया है? 2 फैराडे। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट? 2। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होता। अब ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा कि 2 इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम? ये सब अभी और आसान होगा, पर मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अभी आपने कुछ नहीं सीखा तब भी सवाल किए जा सकते। अभी बस यही तो बताया ना भाई, अरे बोलो यार। आप बताओ क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आएगी वो होगा 2 इंटू 11.2, डन। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आएगी, ये होगा 2 इंटू 5.6, कर लोगे? ये कितना आएगा? 22.4, और ये कितना आएगा? बोलो डन। अब एक बार यही सवाल आया और सवाल पूछा था ये किस लॉ पे आधारित है, तो बच्चे ने कहा टीएनएम लॉ, क्योंकि उसने लॉ पढ़ा ही नहीं था। उसने लॉ, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ये आधारित किस पे है? तो मैं आपको उस लॉ का नाम बता देता हूं, लेकिन हम सारे सवाल करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से। कैसे करेंगे? लॉ का नाम बता दूं ताकि अगर सवाल आ जाए किस लॉ पे आधारित है तो आप ये ना कहना ये क्या था, इसलिए लॉ लिख लेना। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये सवाल समझ में आ गया? जिसको नहीं आया ये सवाल फिर से लौट के आएगा, कुछ देर में चलेगा। सवाल आया और सवाल पूछा था ये किस लॉ पे आधारित है, तो बच्चे ने कहा टीएनएम लॉ, क्योंकि उसने लॉ पढ़ा ही नहीं था। उसने लॉ, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ये आधारित किस पे है? तो मैं आपको उस लॉ का नाम बता देता हूं, लेकिन हम सारे सवाल करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से। कैसे करेंगे? लॉ का नाम बता दूं ताकि अगर सवाल आ जाए किस लॉ पे आधारित है तो आप ये ना कहना ये क्या था, इसलिए लॉ लिख लेना। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये सवाल समझ में आ गया? जिसको नहीं आया ये सवाल फिर से लौट के आएगा, कुछ देर में चलेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी, फैराडेज लॉज ऑफ, ये मार्कर मेरी क्लास में चलता है क्या? थक जाता ये भी आखिरी क्लास तक है ना। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडेज के 2 लॉ थे। सबसे पहला जो लॉ था बहुत कॉमन सेंस बात पे आधारित था, बहुत कॉमन।
वो कॉमन सेंस क्या था? इधर आना। आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं? आ जाओ बेटा, आगे क्या? ये है मेरे पास बैटरी, कौन है? और एक तरफ हमने लिया कैथोड, एक तरफ हमने लिया एनोड, ठीक है? आ जाओ सब लोग जरा, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो। मान लो किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मान लो। अब ये बताओ, यहां से चार्ज फ्लो हो क्या रहा है? अच्छा बताओ, आपने जैसे मान लो कॉपर अंदर भरा है, मान लो, ठीक है? तो आपने यहां से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, कितने इलेक्ट्रॉन? तो 10 कॉपर आएंगे कि 20? एक भी ना पाएगा बेटा, एक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो डन। समझना, अब 2 कॉपर पास, 2 इलेक्ट्रॉन पास कराओ। पूरी क्लास का फील चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा आप भी बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा फील करो ना, फिर मजा आएगा सवाल करने में। फिर कहोगे सर जब सब हवा में करेंगे और आप हवा देखोगे। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए? 2। तो कितने कॉपर? एक काम करना, बस इन्वॉल्व रहो, अपने आप को छूटने मत दो, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल कनेक्शन में चलता है। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो कितने कॉपर? वेरी टैलेंटेड। 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने कॉपर डिपॉजिट होंगे इसका डिसीजन तो इलेक्ट्रॉन कर रहा, चार्ज कर रहा। जितना चार्ज फ्लो होगा उसी के करस्पॉन्डिंग वेट डिपॉजिट होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं वेट डिपॉजिटेड, क्या कहना चाहते हैं? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड थ्रू द सर्किट। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। नहीं समझे? लिखो जरा, वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड। अब मैं एक भी सवाल ऐसे नहीं कराऊंगा, बस बता देता हूं ना कि लॉ पता है, ठीक है? सवाल कैसे करेंगे अभी बताता हूं, लिख लो बस। क्या लिखा आपने? वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to charge flown through the circuit या supplied, right? charge flown through the circuit, बोलो आसान है? charge flown through the circuit, बोर्ड पे आना। इसे मैं कैपिटल क्यू लिखूं कि स्मॉल क्यू? क्यों स्मॉल क्यू क्यों ना लिखूं? सर गर्म हो जाएगा, हीट है ना ये। हाँ या ना? चार्ज को मुझे कैपिटल क्यू लिखना पड़ेगा, यस और नो? अरे स्मॉल क्यू हीट होता है ना भाई, तो चार्ज को कभी भी हम स्मॉल क्यू लिखने वाले नहीं। एक बात, ये क्या लिखा मैंने? ये डब्ल्यू क्या है? वेट। और क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज कहां से आ रहा है? बैटरी से। जितना चार्ज आएगा उतना ही वेट। अच्छा, आप लोगों ने कुछ चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन पढ़ा है क्या? अच्छा, मैं W प्रोपोर्शनल टू Q कह दूं तो मैं कह दूं W प्रोपोर्शनल टू I इंटू T, कोई आपत्ति? बस याद रखना, टाइम सेकंड में होना। कई बार सवाल में क्या है ना कि समय मिनट में देता और आप मिनट में करते रहते हो। नहीं बेटा, समय को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड। बोलो डन। लिखते चलो, W प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम कैसे हटाते हैं? देख देख के है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट क्या लगाना? बोलो डन। अब मैं इन दोनों फॉर्मूले में से इसको लेके समझाता हूं, फिर इसको अपन सीधे लिख देंगे। आ जाओ सब लोग, अब मुझे सबकी नजरें बोर्ड पे चाहिए। आइए, आ गए? ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को निकालने क्या तरीका था? बाकी सारे पैरामीटर को वन करना पड़ेगा। बोलो डन। पूरी क्लास बोर्ड पे चाहिए भाई, आ जाओ। अभी लिखना नहीं है, लिख लेना इसके बाद, इसे वन करो। Q1 का मतलब क्या है? 1 कूलॉम। ये 1 फैराडे नहीं है, ये 1 फैराडे अलग है, 1 कूलॉम। 1 फैराडे में 96500 कूलॉम होते हैं। बोलो डन। इसको वन करो तो के बराबर, यानी जो ये कांस्टेंट है कोई नई बीमारी? वेट ही तो है, वेट ही तो, मगर उस समय का वेट है जब 1 कूलॉम चार्ज पास होगा। जब 1 कूलॉम चार्ज, जब 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज पास होने पे जो भी वेट आएगा उसका नाम रखा गया Z। क्या नाम रखा गया? और Z को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोला गया? सुनना मेरे भाई, इक्विवेलेंट वेट अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो वाला वेट, क्या बोला मैंने? जो 1 कूलॉम चार्ज से आता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, W बराबर Z इंटू Q। इसमें खूब सवाल आपसे नेगेटिव कराता है। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
तीनों टर्म अलग हैं, तीनों में अंतर समझिए। इक्विवेलेंट वेट रेडॉक्स में समझाया, ग्राम इक्विवेलेंट रेडॉक्स में समझाया, फील नहीं बताया, फील आयनिक में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। लिखना जेड, जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक लाइन लिख लो, ये वो वाला वेट है, ये वो कौन वाला सर, ये वो वाला वेट है जो 1 कूलॉम चार्ज से आता है, जो 1 कूलॉम चार्ज से आता है। दूर कोने में कहीं एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से, वो कहता है सर वो कितना आता है, आपने कहा ये वो वाला जो 1 कूलॉम चार्ज से, तो सर ये भी तो बताओ वो कितना, क्योंकि वो जितना आता है वही जेड कहलाता है, तो आखिर वो कितना। आओ मैं बताता हूं, हमें ये पहले से पता है, हमें ये पहले से, जब 1 फेराडे तो जो भी वेट 1 यूनिट वेट के बराबर, मैं बोलता हूं एक बार सुन लो फिर ऐसे बोलना, ठीक है। 1 फेराडे जाएगा तो जो भी वेट आएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, बोल पाओगे ऐसे, 1 फेराडे तो जो भी वेट उसके, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड आप लोग है ना। सुनो बेटा क्या बोला मैंने, 1 फेराडे तो जो भी वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। मुझे तो वो वाला वेट जानना है, कौन सा, जो 1 कूलॉम चार्ज से आता है। ये 1C क्या है, जो 1 कूलॉम चार्ज से आता है वही जेड क्या है, 1 फेराडे से इतना आता है, यानी 96500 कूलॉम से इतना आता है। बोलो ना यार, तो दुनिया वालों बोलो 1 कूलॉम से कितना आता है, ई बाई एफ। ये एफ कहां से लिखा आपने सर, अरे वही तो फेराडे है। एक मिनट, 1 फेराडे से जो भी वेट, पूरा सुनना, 1 फेराडे से जो भी वेट आता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर आता है। इसे मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 96500 कूलॉम से जो भी वेट आता इसके बराबर आता, तो 1 कूलॉम से कितना आएगा, तो क्या ये 1 कूलॉम का वेट है, ये वो वाला जो 1 कूलॉम चार्ज से, क्या 1 कूलॉम चार्ज से इतना आता है, और जो ये वेट है यही जेड क्या है। यहां जहां लिखा है जेड वहां मैं लिख दू ई बाई एफ, जहां लिखा है जेड वहां मैं लिख दू ई बाई एफ, बोलो चलेगा। हम सब के सामने चमचमाता हुआ एक फॉर्मूला बन चुका है, W बराबर E बाई एफ, W बराबर इनटू क्यू, बोलो हाँ या ना। अरे रुको रुको रुको, ये W वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, ये क्या है वेट, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है फेराडे, ये क्या है चार्ज। लिखते हैं, लिखो पहले इसको। इक्विवेलेंट वेट अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग। जल्दबाजी में सवाल आपसे गलत कराता है, संभल के खेलना, देखना कहीं पेपर में हो ना जाए गलती। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, बोलो चलेगा, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, ये वो वाला जो 1 कूलॉम चार्ज से, वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। अब पता, एक बार सवाल आया, सवाल में लिखा था एक इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है 5, कितना है, और नीचे पूछा था कैलकुलेट द वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलॉम चार्ज इज पास्ड। बच्चा लगा है सॉल्व करने में, अरे आंखों के सामने आंसर लिखा है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 5 है, मतलब 1 कूलॉम से डिपॉजिट होने वाला वेट 5 है। अरे नहीं समझे, डेफिनेशन समझो ना यार, कि 1 कूलॉम चार्ज से जो आता है वही उसका जेड क्या है। हम सबके सामने आ चुका फॉर्मूला, लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, W इक्वल टू E बाई एफ इनटू Q, W इक्वल टू E बाई एफ इनटू, क्या आप ऐसा फॉर्मूला करंट में भी बना लेंगे, जहां Q है वहां क्या लिख दो, तो हम सबके सामने बन गया एक और फॉर्मूला, W बराबर E बाई एफ इनटू I इनटू T, बोलो डन। बच्चों ये जो आपके सामने लिखा है यही है फेराडेज फर्स्ट लॉ, यही है फेराडे।
अब हम क्या करने वाले वो देखना। अब हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने देखा वेट, हमने देखा बगल में इक्विवेलेंट। वेट 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 वेट। हमने देखा बगल में, मन में लड्डू फूटा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्यू बाई एफ। वेट अपॉन आईटी भाई। अरे सुनो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आपको ग्राम यूनिट कितने फॉर्मूले याद है? देखता हूं। वेट वाला, वेट अपॉन मोल वाला, वॉल्यूम वाला, याद करो ना, मई तक ना भूले। वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम अपॉन मोलैरिटी वाला, नॉर्मेलिटी वाला, चार्ज वाला, करंट वाला। नहीं समझे? सवाल हमें क्या दे सकता है? करंट देगा, चार्ज देगा, वेट देगा, मोल देगा, कुछ ना कुछ तो देगा और कुछ ना कुछ पूछेगा। वो देगा करंट, हम सबसे पहले निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। वो देगा मोल, हम सबसे पहले निकालेंगे। वो देगा वेट, हम सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और जो पूछेगा उसमें भी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सोचो, मैंने कहा एक करंट है 9.65 एम्पियर का, मान लो 10 सेकंड तक फ्लो हुआ, मान लो। सबसे पहले क्या निकालोगे? फॉर्मूला बोलोगे आईटी बाई एफ। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, क्या तुरंत वेट नहीं निकाल लोगे? ग्राम इक्विवेलेंट आया 5, मान लो, तो कह देना 5 इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, खट से वेट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तुम कुछ भी दो, तुम कुछ भी पूछो, हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो डन। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। सर हमें याद क्या करना? ये बड़ा वाला डब्बा। सर ऊपर का डब्बा याद करें, कर लो बेटा, अगर कभी पूछ दे तो। सन्ना याद करें, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पूछ देगा पहचान कौन, तो आप कहोगे मुझे क्या पता। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? कुछ फॉर्मूले तो आपको पहले से ही याद थे। आज आपके उस फॉर्मूले की लिस्ट में 2 फॉर्मूले और जुड़ गए हैं, चार्ज वाला, करंट वाला। नहीं समझे? चार्ज, करंट, मोहल्लों में कबाड़ी वाला भी आता है। हाँ, अरे भाई लिख लिया होगा सबने फॉर्मूला। 1 मिनट, हमारे सामने आ चुका है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चार्ज देके मोल बता दोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट से मोल, मोल से वेट, कुछ भी निकाल सकते हो, राइट? करते हैं। उसके पहले ये जो आपने सीखा, ये था फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं फैराडे सेकंड लॉ। आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? सवाल एक साथ करेंगे। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। दिवाली आ रही है ना, तो आजकल आते हैं सेकंड लॉ, हाँ या ना? एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? कॉमन सेंस है कि नहीं है? आओ, एक कॉमन सेंस आ जाओ जरा, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। कोई कॉपी में लिखेगा। आइए इमेजिन करते हैं हमारे सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, सबको दिख रहा है? एक दूसरा दिख रहा है, एक तीसरा भी दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, कितने दिख रहे हैं? सब कुछ ओके। आइए इमेजिन करते हैं इसका नाम ए है, जिसका नाम, क्या बात है, इसका नाम सब आता है। इमेजिन करते हैं इस पे चार्ज फ्लो हो क्या आया? क्यू मान लो। और इस पे भी चार्ज फ्लो हो क्या आया? मान लो। इस पे भी चार्ज फ्लो हो क्या आया? मान लो। 1 मिनट, तीनों इलेक्ट्रोड पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है कि डिफरेंट? अगर तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, पहला सवाल, क्योंकि एक वैल्यू सोचो। क्या सोचा? 5 फैराडे, 1 फैराडे, हाँ, मतलब यहाँ 10 फैराडे। ठीक है बेटा, किसी एक का सुन लेता हूं, सब करे हम। हाँ, मैं अपना बोलता 2 फैराडे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कितने फैराडे आए? 2। 1 मिनट, कितने फैराडे आए? लिखना नहीं, एक बार में कंसेप्ट खत्म कर रहा हूँ, ठीक? सुनना पहले, फिर लिख लेंगे। कितने फैराडे आए? बेटा सीखना। यहाँ पे कितने? यहाँ पे भी। तीनों में चार्ज सेम है क्या अलग है? अगर फैराडे है 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी। यहाँ पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट? यहाँ पे, यहाँ पे, पक्का? आप क्या ये कहना चाहते हो सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ?
बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, क्या बात कर रहे हो, चार्ज कितना आया 2 फैराडे, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना, और यहाँ पे 2:2:2 कितना होगा, पक्का। क्या आप ये कहना चाहते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल टू कितना आएगा 1:1:2, बोलो ना यार। एक मिनट, ग्राम इक्विवेलेंट कितने सारे फॉर्मूले आपको याद है, बहुत सारे। वेट वाला बोल पाओगे, बोल पाओगे, लिख रहा हूं वेट वाला, वेट ऑफ ए, क्या बात है, यहां बोलो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन ए है तो ए बी है तो सी इज टू बस 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 बस। एक मिनट बेटा, यहां वेट को बचा लो, वहां इक्विवेलेंट वेट भेज दो, क्या बनेगा बोलो जरा, WA is to WB is to WC is to पक्का। एक मिनट, आज कितने इलेक्ट्रोड है, अच्छा मान लो 2 होते तो क्या 2, हाँ 2 होते तो WA is to WB बराबर, पक्का ना। अच्छा 4 होते तो सर ABCD, हाँ या ना। अच्छा मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं तो क्या किसी को आपत्ति है, बोलो ना बेटा, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई आपत्ति है। इसको इंग्लिश में पढ़ के बताऊं, मुझे पढ़ने देना, नहीं आप नहीं पढ़ पाओगे, रुको। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या बोला मैंने, अब सुनना है ठीक, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। यही सेकंड लॉ है, नहीं समझे, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो एक ही चीज आती है, ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो डन। लेकिन कोई पूछ दे तो पता होना चाहिए। कॉपी में लिखो जरा स्टेटमेंट, सेकंड लॉ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, when equal amount of charge is supplied through different electrode then the ratio of weight deposited, the ratio of weight deposited is equal to the ratio of their आपको बोलना है किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग, इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। लिख लिया, आ जाओ एक आखिरी पॉइंट, फिर आप कॉपी में लिख लेना। आगे कहानी कैसे शुरू हुई, इधर से कितना चार्ज आया, मैंने एक वैल्यू बोली थी 2 फैराडे, आपको कॉपी में लिखना तो मैंने ऐसा लिखा है जनरल, ठीक, कितना फैराडे है 2, पूरी क्लास कितना फैराडे, कितना फैराडे, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, थोड़ा फील करना, ठीक है। ये बर्तन देना, ये इमेजिन करते एक बर्तन है, इमेजिन 2, मान लो भाई, इसमें भरा है डाइल्यूट H2SO4, इसमें भरा है कॉपर सल्फेट, मान लो इसमें भी होगा कैथोड, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी भेजो क्यू चार्ज, इसमें भी भेजो, डन। इसके कैथोड पे कितना चार्ज आया क्यू, इसके कैथोड पे 2 फैराडे, बोलो इसके कैथोड पे, इसके कैथोड पे, तो इसके कैथोड पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट 2, और इसके कैथोड पे भी 2, अगर चार्ज है सेम तो ग्राम इक्विवेलेंट भी होगा। क्या ये समझ पा रहे हो। अब क्या अपने को ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले आते हैं, मैंने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, उसका रेशियो निकाला, कोई दिक्कत, यहाँ लिखा वेट, क्या अपने को वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, लेट्स इमेजिन वॉल्यूम बनाना होता, कैसे कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए इज टू वॉल्यूम ऑफ बराबर ए इज टू बी, बोलो डन। क्या अपने को मोल का फॉर्मूला आता है, मोल इंटू, इधर देखना, मोल इंटू ए है तो ए बी है सी है,
बोलो डन। क्या मैं यहां से मोल का रेशियो निकाल सकता हूं? Na:2NB:NC इक्वल टू बोलो 1 अपॉन फैक्टर ऑफ A:1 अपॉन n फैक्टर ऑफ B। नीचे आएगा ना, इज टू 1 अपॉन, कुछ समझे? अभी समझा देता हूं, लिख लेना इसके बाद। मैं ये सिखाना चाहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसमें आपने 3 बर्तन लिए, लेट्स इमेजिन कितने बर्तन लिए, और आपने इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें भी एक, और आप इमेजिन करो पल भर के लिए, इसमें हम ले रहे हैं मोल्टेन NaCl, मान लो मोल्टेन है सारा, राइट, कैसा है ये, और इसमें हम ले लेते हैं मोल्टेन AgCl, मान लो, और इसमें ले लेते हैं मोल्टेन CuCl2, मान लो। अरे मान लो, मैंने केवल कैथोड दिखाया, एनोड दिखाने की आवश्यकता। इस पे भी चार्ज आया Q, इस पे भी चार्ज आया, इस पे भी चार्ज आया, तो क्या यहाँ पे Na डिपॉजिट होगा? क्या यहाँ पे Ag डिपॉजिट होगा? क्या यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा? यहाँ पे Na कितना डिपॉजिट होगा? क्या उसका मोल बता दोगे? बोलो ना भाई, क्या इन तीनों के मोल का रेशियो बता दोगे? इन तीनों के मोल का रेशियो उसके फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? मैं सीधे कहना चाहता हूं, देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू 1/1 इज टू 1/1 इज टू 1/, नहीं समझे? एन फैक्टर जानिए, धन से मोल का रेशियो बताइए, बोलो हाँ या ना? इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा, फिर करते हैं सवाल। लिखो इसको पूरा बेटा, बिल्कुल पूरा। अब ये है कि सर इस पे सवाल कैसे बनते हैं, तो ढेर सारे सवाल करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कल अपन इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। कल एक खुशखबरी आपके लिए, वही खुशखबरी जो हमेशा थी, आप पढ़ रहे थे, और कल हम बैटरी वाला सेक्शन भी खत्म कर लेंगे, राइट? तो जो मैं बैटरी का सेक्शन रखूंगा उसमें कुछ एक स्लाइड्स रहेंगी, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम रहेगा, तो आप बस कंसेप्ट को समझना कैसे कैसे क्या है। कोरोजन इस साल से सिलेबस में नहीं है, मतलब लास्ट ईयर हटा दिया था, तो जो जो बैटरीज है बस वो डिस्कस करेगी, ठीक है भाई, और करेंगे इस पे सवाल। हाँ, आपसे घर वाले कहते हैं बेटा नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा, तो आप क्या कहते हो? आप भी सोचते हो ना क्या कहूं, नहीं समझे? इसका जवाब नहीं, क्या जवाब दे? लिख लिया होगा सबने? चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, रेशियो ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टर। मतलब आप ये समझो कि वेट का सवाल है तो सीधे इक्विवेलेंट वेट, मोल का सवाल है सीधे n फैक्टर। कैसे सवाल बनते हैं अभी बताता हूं, हल्का सा मैंने आइडिया दिया, जब मैं सवाल दूंगा उसको अंग्रेजी में लिखवा दूंगा बस। जैसे ये इसी सवाल को मैं इंग्लिश में बताऊं क्या एक बार बोल के? During electrolysis of molten NaCl, AgCl, CuCl2, if equal amount of charge is passed, then calculate the ratio of moles of substance deposited at cathode. बस बता देते, नहीं समझे? मतलब अपने को ये समझना है कि भाई साहब जो सर ने चित्रों में लिखा वो इंग्लिश में लिखा है, बस समझना है सवाल को, कंसेप्ट यही होंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? परसों से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस नहीं है शायद, क्यों नहीं है? क्योंकि कल खत्म हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डिस्कशन रहेगा वो सैटरडे को, आपकी क्लास ऑफ है, सैटरडे को रहेगा डिस्कशन, ऑफ कोर्स पूरे मॉड्यूल का रहेगा। सर पहले वाला नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी कर दिया, वो नहीं रहेगा, नहीं समझे? जो डिस्कशन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 लिखा था उसमें याद हो देखना, जो डिस्कशन हुआ है पहला उसमें पार्ट 1 लिखा है, और सैटरडे को जो डिस्कशन होगा वो पार्ट 2 रहेगा, तो दोनों में खत्म हो जाएगा। हेलो, आपको पता है डिस्कशन ऑनलाइन होता है? बता रहा हूँ, ठीक, कुछ को पता भी नहीं होगा, कह रहे होंगे यार ये तो डिस्कशन हुआ ही नहीं कुछ। बेटा आप जब सोते रहते हो तभी सब हो जाता है। चलिए साहब, तो अब हम करते हैं सवाल, बस एक सवाल पे आपको छोड़ता हूं और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये लिख लिया सामने?
लिख लिया होगा बेटा। बोलूं एक सवाल? लिखो, एक सवाल बस। टाइम हो गया क्या? देखो अनिक बहुत समझदार है, अनिक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। लिखो बेटा एक सवाल, एक एक लिखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, सिंपल सवाल लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। पहला सवाल थोड़ा कठिन दे दूं क्या? ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, if 11.2 liter, if 11 point hydrogen gas is obtained at cathode, 11.2 liter hydrogen gas is obtained at, then calculate, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, then calculate number 1 charge supplied in Faraday, ठीक है, and number 2 volume of O2 gas obtained at anode। सर ये क्या बात होती है सर? कुछ देर पहले आपने चार्ज बता के दोनों का वॉल्यूम पूछा, इस बार आप वॉल्यूम बता के चार्ज पूछ रहे हो। कितने बच्चों से बन जाएगा रेज योर हैंड? सच में आपने सोचा क्या? बस ये मुझे सुनना था। कुछ बच्चे ये नहीं सोचे, कुछ बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, 11.2 सर ने भी बताया था तो 5.6 होगा, तो ये वाला सर ने 1 फैराडे बोला था। ऐसा कोई है तो नहीं क्लास में? अभी मैंने एक सवाल कराया था हवा हवा में, याद आया क्या? ये वाला सवाल मिला कि नहीं मिला? जहां मैं बोल रहा था कि 1 फैराडे आया, कितना फैराडे? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो हाइड्रोजन का 11.2 लीटर और ऑक्सीजन का 5 पॉइंट, तो कुछ कह रही 11.2 है तो पक्का 5.6 है, पक्का वो 1 फैराडे है। ऐसा तो कोई नहीं है ना? आपका सोच का तरीका हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि नंबर हमेशा सिंपल नहीं होगा ना। अरे हाँ या ना? आप तो ये सोचो, तुम कुछ भी दोगे, तुम कुछ भी पूछोगे, मैं तो एक ही चीज सोचूंगा। अब बताओ भाई ने क्या दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वॉल्यूम वाला। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, निकाल लो। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बोलो डन। अच्छा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अच्छा ये कैथोड की कहानी है, एनोड की? और ये पिक्चर तुरंत आपके मन में बन जाए, तुरंत ये पिक्चर बन जाए, कोई भी सवाल है कठिन से कठिन बन गया। एक तरफ है कैथोड, एक तरफ है, तो कैथोड पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो सर्किट से कितना आया होगा, तो एनोड पे भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा 2 होता तो 2 2, 3 होता 3 3.1। बोलो हाँ या ना? खत्म है सवाल। कितना फैराडे चार्ज आया? क्यों? ये तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो फैराडे कैसे बता दिया? जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। क्लास में कितने बच्चे में सेकंड पार्ट का आंसर बता देंगे? बता दोगे? कैसे? नहीं, मुझे फॉर्मूला जानना है, फॉर्मूला। सर ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट 1, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट से वॉल्यूम निकाल लूंगा, तो फॉर्मूला मोल वाला लगाऊं कि वेट वाला? खत्म, हाँ या ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये है 1 वॉल्यूम अपॉन 5.6, तो आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। इज दिस क्लियर? ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर। कल मैं पूरा मॉड्यूल दे रहा हूं, ठीक है, और सैटरडे को डिस्कशन। डन है? तो मेरा सफर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक ही था आपके बैच में, बाकी चैप्टर का अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं मास्टर प्रो 1 में, और होपफुली वहां मैं स्टार्ट करूंगा 11th के टॉपिक्स। चलेगा? नहीं, एक मिनट। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसे अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन ही करा दूंगा। जो मैं लास्ट में कराता हूं उसे मतलब ऑनलाइन करा दूंगा, और वहां होपफुली 11 चलेगा। बंद कर दो इसे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।